भ्रम की स्थिति रहती है दिल्ली में पीजी में रहते हुए कि नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे होते हैं या नॉर्थ ईस्ट के तरफ के जो लोग होते हैं वो अजीब तरह का खाना खाते हैं, वो अजीब तरह से रहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं काफ़ी ज़्यादा रिजिड हूँ किसी चीज़ों, उसको आप पैशन बोल सकते हैं या उसको रिजिडिटी बोल सकते हैं। स्ट्रैटेजी हर कार्यकर्ता बनाता है, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करे कौन सी नहीं करे ये चुनाव पे डिपेंड करता है। मणिपुर में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले सरकार आर्मी को लिखती है। लोग चाहते हैं कि आर्मी इंटरवीन करके चीज़ों को सॉल्व करे। धर्म प्रधान देश में एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट लेफ्ट होना इट्स अ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। रंगों के राजनीतिकरण और रंगों के कम्युनलाइजेशन के बियॉन्ड हमें इश्यूज पे फोकस ज़्यादा करना होगा। नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। thelallanTop.com के न्यूज़ रूम में एक ऐसी युवा प्रोफेशनल हैं जिनका बीजेपी की असम और मणिपुर की जीत में बहुत बड़ा रोल है। इनका नाम है शुभ्रास्था। सही मैंने प्रोनाउंस किया ना? शुभ्रास्था। उज्ज्वल विश्वास नालंदा की रहने वाली हैं। 2013 में इनका पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला या पॉलिटिकल मैनेजर वाला करियर शुरू हुआ। उसके पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा कॉलेज से अंग्रेज़ी में बी ऑनर्स किया, फिर मास्टर्स किया। उसके बाद द हिंदू के साथ कुछ वक्त तक काम किया, ऑल इंडिया रेडियो के लिए खबरें पढ़ी और फिर 2013 में प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गई, जिनकी संस्था सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस ने नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार अभियान में एक रोल निभाया था 2014 के। उसके बाद प्रशांत किशोर की राहें अलग हो गई, वो नीतीश कुमार का चुनाव संभालने चले गए। शुभ्रस्था ने भी वो चुनाव संभाला, नीतीश कुमार का कैंपेन, और उसके बाद ये असम में बीजेपी के कैंपेन से जुड़ गई। आपको लग रहा होगा कि एक प्रोफेशनल का लॉयल्टी स्विच करने भर का मामला है कि पहले प्रशांत किशोर के साथ थी फिर बीजेपी के लिए काम करने लगी, पर इस कहानी का एक पर्सनल एंगल भी है। पर्सनल एंगल ये है कि शुभ्रास्था के जो पति हैं रजत सेठी, द वंडर बॉय ऑफ असम, जिनको जब असम के नतीजे आए तो मीडिया में इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि ये बीजेपी का नया प्रशांत किशोर है। मीडिया को एक ये सहूलियत रहती है कि जो स्थापित मुहावरे होते हैं उनके जरिए कई बार नई थ्योरीज को सामने लाया जाता है। क्योंकि प्रशांत किशोर के नाम से एक ये मुहावरा आ गया था कि कुछ पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं जो बहुत ही वेल ट्रेंड होके आते हैं और वो पॉलिसी और स्ट्रेटजी के लेवल पे आपकी हेल्प करते हैं, वो परंपरागत राजनेताओं जैसे नहीं होते हैं। तो उस संदर्भ में रजत का जिक्र किया गया। रजत सेठी ने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने MIT और हार्वर्ड से MBA किया और उसी दौरान उनकी मुलाकात राम माधव से हुई, जो सबसे पहले तो RSS के प्रवक्ता थे, फिर बीजेपी में आए उसके संगठन महासचिव तो रामलाल जी हैं, एक महासचिव हैं राम माधव, और राम माधव का जम्मू कश्मीर में बड़ा रोल रहा। असम और नॉर्थ ईस्ट के भी शायद प्रभारी हैं। तो रजत और शुभ्रस्था ने फिर असम का चुनाव देखा और उसके बाद इनको जिम्मेदारी मिली मणिपुर की। बीजेपी असम में जीती, बरसों से प्रयास कर रही थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब हम लोग संघ के लोगों से ये सुना करते थे कि असम को लेकर बड़ा काम चल रहा है। अभी केरल और बंगाल के लिए सुनते हैं, नतीजा आते आते 1 दशक लग जाता है, क्योंकि आपको पार्टी को, संगठन को जुटाना है, जमाना है उसके बाद। और मणिपुर में भी आप लोग जीत गए। तो शुभ्रास्था से हमारी मुलाकात तय हुई थी किताब के सिलसिले में, कुछ और बातों के सिलसिले में, पर हमें लगा कि चूँकि इन्होंने मणिपुर के चुनाव पर इतना काम किया है तो लल्लन टॉप के जो व्यूअर्स हैं उनको ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि वहाँ पर बीजेपी ने अपना गेम प्लान कैसे तैयार किया, पर्दे के आगे कौन था, पर्दे के पीछे कौन था, स्ट्रेटजी क्या थी, और जो खुद स्ट्रेटजी बनाने में शामिल रहा उससे बेहतर कौन हो सकता है मणिपुर समझने के लिए। और ये दरअसल एक शिकायत को दूर करने जैसा भी है, क्योंकि मणिपुर को लेकर दुर्भाग्य से, और पूरे नॉर्थ ईस्ट पर ये बात लागू होती है, हम उत्तर भारत के लोग या हम बाकी भारत के लोग एक अनभिज्ञता में जीते हैं, एक किस्म के अंधकार में जीते हैं, और इसीलिए शायद नस्लीय हिंसा जैसी चीज़ें सामने आती हैं, कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको अलगाव के रूप में देखा जाता है, या जैसा मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि क्यों नॉर्थ ईस्ट की बड़ी खबर दिल्ली तक आते आते एक सिंगल कॉलम की अंदर के पन्ने की खबर बस बनकर रह जाती है। सबसे पहले मणिपुर से शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताओ, आप बिहार से हो, मैं यूपी से हूँ, आपके पति रजत भी यूपी से हैं। नॉर्थ ईस्ट को लेके हम लोगों के जहन में इतना घटाटोप क्यों रहता है, इतनी अनभिज्ञता क्यों है, वजह क्या है आपके हिसाब से? अगर अफ्रीका को एक कॉन्टिनेंट ऑफ डार्कनेस माना जाता था तो मुझे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो पूरा का पूरा उत्तर पूर्व भारत है वो हमारे लिए एक एज ऑफ डार्कनेस जैसा है।
उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। बल्कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम आप जैसे लोग जब जाते हैं और जब वहाँ के स्टूडेंट से हम मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, तो हमारे मन में कई बार ये ख्याल आता है कि शायद वो इंडिया के ही नहीं हैं, और उनके लिए जो भी अपशब्द का प्रयोग किया जाता है, या उनको कई बार हम चाइनीज़ तक बोल देते हैं, तो वो वाली स्थिति है। तो मुझे लगता है ये एक कारण है, जानकारी का अभाव होना और मेन स्ट्रीम में उनका कभी भी इंक्लूड नहीं होना। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों वो पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए एक अजूबा जैसा है। और फिर आपने मणिपुर में काम किया, तो व्यक्ति के स्तर पर हम लोग ना, जब यहाँ पर कोई फिल्म वाला आता है, कोई नेता आता है, तो स्ट्रेटजिकल सवाल तो पूछते ही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शुभ्रास्ता के भीतर क्या तब्दीलियाँ आई असम में और मणिपुर में काम करके? किस तरीके के कन्फ्यूजन दूर हुए? कुछ स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं जाने अनजाने? सबसे पहली चीज़ तो असम में जब मैं गई, तो वहाँ का खाना पीना और सब कुछ इतना ज़्यादा सिमिलर था बिहार से कि मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरे जगह पे हूँ। तो ये जो एक भ्रम की स्थिति रहती है दिल्ली में पीजी में रहते हुए कि नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे होते हैं या नॉर्थ ईस्ट के तरफ के जो लोग होते हैं वो अजीब तरह का खाना खाते हैं, वो अजीब तरह से रहते हैं, वो जो एक मिथ था, एक स्टीरियोटाइप था, वो बहुत सशक्त रूप से वो ब्रेक हुआ। और उसके अलावा जहाँ तक पॉलिटिक्स को लेकर बात थी, तो हम लोग हमेशा नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब भी सोचते हैं तो मीडिया के द्वारा जो एक रचा गया एक व्यू पॉइंट है जिसमें हमेशा हिंसा है, इसमें हमेशा खून खराबा है। इसके बियॉन्ड हम शायद नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना ही नहीं कर पाते। तो वो भी जो एक भ्रम था, वो भी जो एक मिथ्या थी, वो टूटी कि बहुत नॉर्मल से लोग रहते हैं, हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, उनके भी रोज़मर्रा की चिंताएं हैं, उनके भी रोज़मर्रा की मुसीबतें हैं, और वो भी उसी तरह से लड़ते हैं जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति लड़ रहा हो। वहाँ के युवाओं की महत्वाकांक्षाएँ भी वैसी ही हैं जैसी हमारी हैं। इनफैक्ट वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो जानने को मिली, समझने को मिली। और आपकी राजनीतिक समझ की शुरुआत मास्टर्स के बाद, मतलब समझ तो शनै शनै होती रहती है, उसकी आजमाइश की शुरुआत द हिंदू से हुई। हिंदू क्या बहुत मीडिया वालों के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हम करते हैं। हम लोग सारे नियम तोड़ने पे आमादा हैं। हिंदू के बारे में एक राय है कि बहुत ही सेंटर लेफ्ट या लेफ्ट अखबार है। आपको वहाँ काम करते हुए ऐसा लगा क्या? एक्चुअली जब मैंने द हिंदू ज्वाइन किया था, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा लेफ़्ट पर्सपेक्टिव की प्रशंसक थी। इनफैक्ट आज भी हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं लेफ़्ट को पूरी तरह से खारिज करती हूँ, लेकिन नहीं, जो धारणा मेरे मन में हिंदू को लेकर तब भी थी, वो अभी भी है। स्पेशली मेरी जो एंट्री हुई थी हिंदू में, वो इत्तेफाक से सिद्धार्थ वरदराजन के थ्रू हुई थी। मैंने उनको सीधा मेल लिखा था, और मैंने मेल में यही लिखा था कि एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से पढ़ना अगर हिंदू में जर्नलिस्ट बनने का पर्याय है, तो मैं ना एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में पढ़ी हूँ और ना मेरी औकात है कि मैं एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में पढूं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आप मुझे एक मौका दे सकते हैं, तो मैं ज़रूर आना चाहूँगी। और उनका रिप्लाई मुझे लगता है आधे घंटे में आ गया था, और उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया और उन्होंने एक पेज शुरू किया था पेरिस्कोप करके, जिसमें वो फीचरिश न्यूज़ टाइप की स्टोरीज़ होती थी। तो मैंने बतौर इंटर्न काम किया प्रीति मेहरा के अंडर, और फिर वहाँ से शुरुआत हुई। सेंटर लेफ़्ट और लेफ़्ट निश्चित रूप से है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 2013 में मुझे याद है कि मैंने एक स्टोरी की थी, मैंने जीबी रोड पे एक स्टोरी की थी जो हिंदू ने छापने से मना कर दिया। क्यों? और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उस एडिटर का या उनका, पर मुझे सीधा सीधा यही कहा गया था कि चूँकि आपकी राजनीतिक विचारधारा अब हमसे मेल नहीं खाती, तो मैं ये पिच एक्सेप्ट करना नहीं चाहूँगी। इनफैक्ट बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि अभी हाल फिलहाल में हिंदू बिजनेस लाइन के एक असिस्टेंट एडिटर ने मुझे यही कहा है कि अब आप योर पिचेस आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेड एट द हिंदू बिजनेस लाइन। तो ठीक है, व्यक्ति का अपना अपना। अब इसके बियॉन्ड अगर कोई मुझे सेंटर लेफ्ट और लेफ्ट के बारे में पूछे तो मैं क्या बोलूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, सारे ईमेल्स मेरे पास हैं। प्रशांत से कैसे जुड़ी आप? 2013 में एक टीम तैयार हो रही थी जिसमें मेरे कुछ स्कूल के दोस्त थे, तो उन लोगों से बात। कौन से स्कूल? मैं DPS बोकारो में से +2 किया था मैंने। तो वहाँ का एक फ्रेंड था मेरा, गौरव भटेले, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते थे। तो वो एक टीम फॉर्म हो ही रही थी तब उस धीरे धीरे मैं उस पूरे नेटवर्क से जुड़ गई। क्या अनुभव रहा 2014 के लोकसभा चुनाव का?
बहुत आपका इंटरेस्टिंग क्या था। रोल था उसमें, क्या जिम्मेदारी? मैंने शुरुआत की थी रिसर्च टीम, रिसर्च मीडिया, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और रिसर्च टीम से। और फिर चूँकि मेरा ग्राउंड पे हमेशा जाने का मन होता है, तो फिर मुझे ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मिली। मैंने करीब 5-6 स्टेट संभाले थे। मैंने उत्तराखंड संभाला था, थोड़े टाइम के लिए मैं बिहार और उत्तर प्रदेश में थी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मैंने संभाला था। तो अब इनको संभालने का मतलब वैसा संभालना नहीं था जो असम और मणिपुर में था। इनको संभालने का मतलब था वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो CAG को मिले थे, चाहे वो चाय पे चर्चा हो या स्टैचू ऑफ यूनिटी से जो रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स थे, तो वो सब काम करने का मौका मिला मुझे वहाँ। और फिर बिहार के चुनाव में क्या रोल था? बिहार के चुनाव में मैंने शुरुआत रिसर्च और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से की, और फिर मैं महिला प्रकोष्ठ के साथ जुड़ी हुई थी। और महिला प्रकोष्ठ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स हमने किए, जैसे वो नीतीश कुमार जी का जो साइकिल का जो एक प्रोग्राम चला था, उस पे मैंने महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों मतलब स्कूल वाली स्कूल वाली नहीं, स्कूल वाली बच्चियाँ नहीं, स्कूल से जो बाहर जिन्होंने साइकिल पे अपनी शुरुआत की और फिर अभी वो कॉलेज में हैं या अभी वो तो वो जो सशक्त हुई जो लड़कियाँ, उनके साथ एक मॉड्यूल हमने किया था। और इंडियन एक्सप्रेस में अदिति वत्स ने एक स्टोरी भी की थी उस पर। तो ये काम मैंने वहाँ पे किया। और फिर 3rd और 5th फेज़ में कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसीज मुझे भेजा गया था, जैसे पटना साहिब और झंझारपुर। फिर आप मैक्रो से शुरू करके मैं माइक्रो मैं वही ट्रेनिंग का प्रोसेस समझना चाह रहा था, क्योंकि इस चुनाव में भी हमें कई, मुझे IMC के अपने जूनियर मिले जो कोई प्रशांत की टीम में, कोई बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कई पत्रकार हैं युवा। तो मैं वो प्रोसेस समझना चाहते थे, कैसे आप दीक्षित होते हैं, कैसे निष्णात होते हैं। तो फिर श्रीवास्ता प्रशांत किशोर को अब एंटी बीजेपी कैंप का माना जाता है, क्योंकि उन्होंने नीतीश के लिए किया, फिर अमरिंदर के लिए किया, कांग्रेस के लिए। आप प्रशांत किशोर के कैंप से बीजेपी के कैंप में कैसे शिफ्ट हुई? देखिए, मेरे लिए कैंप वाली बात बहुत मैं अपने आप को रिलेट नहीं कर पाती। नहीं, ये मतलब मैं उसमें जानना चाहता हूँ, जी, शब्द तो हाँ। जी 2013 में जब मैंने निर्णय लिया था कि मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कैंपेन टीम का एक हिस्सा बनूंगी, तो उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन था मेरा कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं, बाकी जो भी लोग थे उस समय जो जुड़े हुए थे, कि पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करने के लिए एक युवा क्या ज़रूरी है कि वो चुनाव लड़े, या वो परोक्ष रूप से भी वो पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस समझ के साथ हम लोग आगे बढ़े थे। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं काफ़ी ज़्यादा रिजिड हूँ किसी चीज़ों, उसको आप पैशन बोल सकते हैं या उसको रिजिडिटी बोल सकते हैं। मैं कई चीज़ों मैं बहुत ज़्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही हो तो फिर मैं जर्नलिज्म भी कर सकती थी, फिर मैं काफ़ी और सारे जर्नलिस्ट बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। नहीं, इसीलिए मैंने मुस्कुराहट के साथ इस चीज़ को कहा। ये एक करते होंगे, मतलब करते ही हैं, लेट्स एक्सेप्ट, अपने हिस्से का सच होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के बियॉन्ड भी ऐसी जगह हैं जहाँ रहा जा सकता है एडजस्टमेंट के साथ। हाँ, पर मैं यहाँ पे अभी मैं एडजस्ट करने के मूड में नहीं हूँ। तो विचारधारा को लेकर जहाँ पे बात आई, तो मुझे लगा कि नीतीश कुमार के बाद शायद रोक लगाना ज़रूरी है और किसी एक राह को चुनना ज़रूरी है। और वो राह फिर आसाम ले गई। तो आपको और रजत को क्या ब्रीफिंग दी गई थी आसाम को लेके? कभी नहीं जीते हैं, काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल भी है, जो एक आप कास्ट और रिलीजन का वहाँ पे जो अरिथमेटिक है वो देखें, या आसाम के जो बहुत सारे अलगाववादी आंदोलन चलते रहे हैं, बीजेपी कई दिनों से कोशिश कर रही है वहाँ पे। इत्र कारोबारी साहब की एक अपनी अलग पॉलिटिक्स है, वो वहाँ के ओवैसी हैं मेरे ख्याल से, है ना। और इनविंसिबल से हो गए थे गोगोई साहब, मतलब शायद वो कांग्रेस के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं मॉडर्न एज में जो लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीत के आए। YSR और दिग्विजय ने 2-2 जीते। YSR का देहांत हो गया, दिग्विजय 10 साल के बाद। क्या आप लोगों को क्या ब्रीफिंग दी गई थी एंड हाउ यू वर्कड अराउंड इट? इंटरेस्टिंगली मुझे कोई ब्रीफ नहीं मिला था, ब्रीफ रजत को मिला था। रजत को ये कहा गया था कि असम एक बहुत डिफ़िकल्ट जगह है, तुम जाना चाहोगे या नहीं, और रजत वहाँ पे गए थे। मेरे लिए असम में जाना पर्सनल रीज़न की वजह से तो था ही कि वहाँ पे रजत काम कर रहे थे, मेरा रहना लाजिमी था। और दूसरा पक्ष ये था कि मुझे खुद को प्रूव भी करना था कि एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ इम्पैक्ट भी पॉसिबल है। एक मॉडल के साथ मैं 2 इलेक्शंस देखा था मैंने।
तीसरा मॉडल था जो मैं ट्राई करना चाहती थी, नया मॉडल मैं ट्राई करना चाहती थी, तो उस लिहाज से मैं असम गई थी। ब्रीफ इस हिसाब से कुछ नहीं था, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे अभी तक राम माधव जी के साथ काम करके मिली है वो ये है कि हमें बहुत ही फ्री हैंड मिलता है इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए, तो और उसके बाद अपनी राय रखने के लिए। तो कोई ऐसा ब्रीफ कभी भी, मणिपुर तक भी हमें कभी भी ऐसा ब्रीफ नहीं मिला कि इस पर्टिकुलर चीज़ को इसी एंगल से देखना है या इस चुनाव को इस पर्टिकुलर तरीके से देखो। तो हमारी एक समझ होती है जो हम सामने रखते हैं, और हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। स्ट्रैटेजी हर कार्यकर्ता बनाता है। कौन सी स्ट्रैटेजी काम करे, कौन सी नहीं करे, ये चुनाव पे डिपेंड करता है। हम हिस्सा बनते हैं उस पूरी चुनाव प्रक्रिया का, और जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो फाइनली इम्प्लीमेंट हो जाए सक्सेसफुली। जी। तो आप तो रजत की सीनियर हैं इस फील्ड में, आप 2013 से कर रही हैं, वो 2015 में आया। सीनियरिटी और नहीं, उसका मामला शायद नहीं है, क्योंकि रजत ने पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की है हार्वर्ड से 2 साल। अच्छा। तो एक वो जो इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव होता है, जो थोड़ा थ्योरेटिकल होता है और ग्राउंडेड भी होता है, क्योंकि वहाँ की जो पढ़ाई होती है वो थोड़ा, आप इंटर्नशिप्स पे आप अलग अलग जगह जाते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो एक अलग तरह की समझ थी और मेरी एक अलग तरह की समझ थी, तो एक साझा प्रयास था। क्या किया असम में, अगर आप मुझे कुछ उदाहरण बता सकें 2-3। जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में गया, तो उस चुनाव की कवरेज के बाद मुझे मीडिया के बहुत सारे मुद्दे हास्यास्पद लगने लगे कि एक आदमी ने एक बाइट दी, उस पर 4 काउंटर बाइट और शाम को अदालतें बैठी। मुझे न्यूज़ रूम में डिस्कस होने वाली बहुत सारी चीज़ें एडिटर्स के बीच थोड़ी सी हास्यास्पद लगने लगी, क्योंकि बहुत पास से और बहुत अलग अलग किस्म की ज़मीन देख आया हूँ। वेस्टर्न यूपी से शुरुआत की, पूर्वांचल तक गए, बुंदेलखंड, अवध, तराई सब देख लिया। और मेरे पास इस लोकतंत्र के बहुत सारे किस्से हैं जिसमें ना नेता है ना राजनीति है, लोग हैं, उनके अनुभव हैं। आपके क्या अनुभव रहे असम के लोगों, वहाँ के मतदाताओं को लेके? मुझे लगता है कि चाहे हम हो या चाहे नेता हो या चाहे मीडिया हो या इंटेलेक्चुअल्स हो, हम हमेशा इलेक्टोरेट्स को ग्रुप्स में देखने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि 18 से 30 युवा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस 18 से 30 युवा में भी एक दलित युवा हो सकता है, उसमें एक महिला हो सकती है, एक फीमेल हो सकती है, एक मेल हो सकती है जो अर्बन सेंटर में है, एक महिला हो सकती है जो दलित है लेकिन शहर में है, एक महिला हो सकती है जो दलित है और गांव में है। तो ये जो इंटरसेक्शनैलिटी है, इसकी बात हम भूल जाते हैं, और हम कई बार न्यूज़ कवरेज में भी ये चीज़ देखते हैं कि फलाना ने फलाने को मारा, अमुक धर्म के अनुयायी ने अमुक धर्म के अनुयायी को मारा, लेकिन उसके पीछे की जो उसकी पूरी आइडेंटिटी होती है वो केवल एक नाम, एक लेबल के साथ सिमट के रह जाती है। तो ये जो रियलाइजेशन था कि लोगों को कैटेगराइज पहली चीज़ तो नहीं करना चाहिए, और अगर हम कैटेगराइज कर भी रहे हैं तो इंटरसेक्शनैलिटी के साथ थोड़ा और डेप्थ में जा कर के लोगों को पहचानने की कोशिश करें। ये हमारा अनुभव पिछले 4 इलेक्शंस में रहा है। और असम में जहाँ तक बात थी, तो हम लोगों ने टाउन हॉल मीटिंग्स की शुरुआत की अपने निर्माण नाम के बैनर के तले। अच्छा। और उसमें हम किसी भी ज़िले से के उन सारे लोगों को बुलाते थे जो अपने अपने इंडिविजुअल फील्ड्स में खासा दखल रखते हो। ओपिनियन मेकर्स भी कह सकते हैं। स्कूल का जैसे कोई टीचर हो गया या कोई हेडमास्टर हो गया, या वो एक कोई छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर है, या कोई आर्टिस्ट है जो कोई काम कर रहा हो, लेकिन उसको मतलब नेशनली अक्लेम्ड ना हो, स्टेट लेवल पे अक्लेम्ड ना हो, पर लोकली नोन हो। तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर के हम असम के बारे में उनसे ही पूछते थे कि आपके मुद्दे क्या हैं और आप कैसे समाधान करना चाहते हैं, और उससे एजेंडा तैयार हुआ। उससे पूरा विजन डॉक्यूमेंट हमारा बना। तो ये करीब 3 महीने की असम निर्माण डायलॉग सीरीज़ के बाद हमने असम का विजन डॉक्यूमेंट बनाने में पार्टी की मदद की। तो एक ये प्रोग्राम था। उसी किस्म के सोशल मीडिया पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया था, छोटे छोटे ग्रुप्स में, वहाँ भी हम लोग डिस्कशंस करते थे। किस तरह डिफरेंट था? आपने कहा ना कि हम लोग एक मॉडल ट्राई कर चुकी थी आप प्रशांत किशोर के साथ, आपका मॉडल कैसे अलग है शुभ्रास्ता और रजत का मॉडल? प्रशांत की टीम के साथ मैंने ये महसूस किया कि पार्टी के साथ साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है जो पार्टी के साथ मिल के काम करने की कोशिश करती है। एक पार्टी है और एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टी के साथ मिल के काम कर रही है। मेरा प्रयास ये था कि हम इस पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन को कट डाउन कर दें और केवल वो काम करें जिससे छोटी टीम से ज़्यादा फ़ायदा हो सके।
तो हम सोशल मीडिया को ज़्यादा एम्पलीफाइड रूप में यूज़ करें, ग्राउंड पे हम कम से कम जाएं, मतलब ग्राउंड की हम समझ ज़रूर रखें, ग्राउंड समझने के लिए हम ज़रूर जाएं, लेकिन ग्राउंड पे जो मेहनत करनी है वो मेहनत हम कार्यकर्ताओं को करने दें, क्योंकि वो उनकी राजनीतिक पूंजी है। अगर हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग आउटसोर्स दूसरे स्टेट से ना करें। एक चुनाव लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का वो 6 से 9 महीने का जो कार्यक्रम होता है, उसके दौरान हम लोकल जॉब्स जितना छोटा छोटा क्रिएट कर सकते हैं वो करें, क्योंकि हम तो चुनाव करके निकल जाते हैं, पर वहाँ पे वो लड़के जो हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़े या वो लड़कियाँ जिन्होंने सर्वे किया, कल वो अपनी छोटी छोटी कंपनीज वहाँ पे खड़ी करती हैं। इनफैक्ट असम में हमारे सामने कई उदाहरण हैं कि हम लोगों के आने के बाद कई छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स खड़े हुए। तो हमारा प्रयास ये रहता है लोकल हैंड। लोकल। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक की कि आप ज़मीनी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक पूंजी नहीं छीनना चाहती हैं। नहीं, पूंजी तो खैर कोई किसी की नहीं राजनीतिक पूंजी होता क्या है कि जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले 2-3 वर्षों से पहले जो एस्पिरेशनल पॉलिटिशियंस होते थे, नई उम्र के लड़के, तो उनको लगता था कि वो NSUI ABVP कर रहे हैं या और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वैसे आगे बढ़ेंगे। इधर 2-3 सालों से ये चलन हो गया है कि यार ये जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं इनके साथ जुड़ जाया जाए तो आप सीधे बड़े नेताओं के संपर्क में आ जाते हैं। उस संदर्भ में आपसे ये पूछ रहा था जो आपने कहा कि निश्चित रूप से ये एक माध्यम भी हो सकता है, पॉलिटिकली अपने आप को टेस्ट करने का, ट्राई करने का, लॉन्च करने का ये माध्यम हो सकता है और होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं भटक गए हम लोग शायद बात करने में। नहीं, आप वही हम लोग बात करें ना कि आपने एक नया मॉडल जो ये अपनाया कि मैं हेडक्वार्टर से तो सपोर्ट दूंगी, लेकिन ग्राउंड पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हम उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दें, हम उनके पैरेलल ग्राउंड पे ना खड़े हो जाएं कि हम रैली ऑर्गेनाइज करने में भी 20 कार्यकर्ता हमारी टीम के खड़े हुए। हाँ, वो हाँ, चीज़ मैं हमारी कोशिश ये थी कि हम उन कार्यकर्ताओं को ही बल्कि ट्रेन कर दें। अगर हमें लगता है कि भाई व्हाट्सएप के थ्रू मैनेजमेंट ज़्यादा सही हो सकता है तो हम उनको वो समझ 3 ट्रेनिंग सेशंस में दे दें। अगर इलेक्शन के दिन वॉर रूम की जो तैयारी होती है, इलेक्शन के दिन वाले वॉर रूम जिसको कहते हैं आम भाषा में, उसकी तैयारी होती है तो हम उसकी पूरी जानकारी पार्टी को हैंड ओवर कर दें 3-4 सेशंस में। आपको ये नहीं लगता कि अभी हमने सब सिखा दिया, अगली बार हमें बुलाएंगे नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टी को तो सशक्त करना है ना। हमारे जैसे कोट अनकोट प्रोफेशनल्स, मैं हालांकि इस शब्द में विश्वास नहीं रखती, अगर हम कि पार्टी को हेल्प कर रहे हैं या उनकी मदद करने जा रहे हैं तो हमारे आने के बाद उनके पास टेक अवे क्या हुआ। जब वो बैठकर कल महिला मोर्चा बैठती है और सोचती है कि अच्छा अगर इन्होंने हमारे साथ काम किया तो हमें क्या देकर गई, तो वहाँ पे कुछ तो टेक अवे होना चाहिए। एज अ प्रोफेशनल मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। मणिपुर पर बात करते हैं, कैसे जीता मणिपुर? आप लोग मानते हैं कि जीता? क्योंकि कई लोग मीडिया में भी कहते हैं और विपक्षी भी कहते हैं कि साहब सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस थी, पर उसका काउंटर एक नैरेटिव ये आता है कि पार्टी सबसे बड़ी भले ही कांग्रेस थी, लेकिन ओकरा में वो सिंह जो वहाँ पे पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री थे, उनकी सीटों की संख्या घटी और एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। आप मानती हैं बीजेपी वहाँ जीती? ऑफ कोर्स जीती, 60 में 21 सीट। हाँ बिल्कुल, 2.5% से लेकर के अगर 36% का वोट शेयर किसी पार्टी का में उछाल आ रहा है, और वो ऐसे स्टेट में उछाल आ रहा है जहाँ का मुख्यमंत्री खुलेआम एडिटर्स को फ़ोन करके मना कर रहे हैं कि आप ये पर्टिकुलर एडवर्टिजमेंट रन मत करो बीजेपी की, तो ये काफ़ी बड़ा संदेश है। ये मणिपुर की जनता ने ये संदेश दिया कि हम कांग्रेस नहीं चाहते हैं। तो ये एक एंटी कांग्रेस मैंडेट था, और उस एंटी कांग्रेस मैंडेट को बाद में जब पोस्ट पोल जब हमने समीकरण बदलते हुए देखे तो हमने देखा कि एंटी कांग्रेस मैंडेट को फिर प्रो बीजेपी मैंडेट बनाने के लिए वो सारी पार्टियां, वो सारे लोग सामने आए। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने इस इलेक्शन को जीता, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नेशनल पीपल्स पार्टी, नगा पीपल्स फ्रंट और LJP जी, ये 3 आपके साथ है जी, है ना? इवोबी सिंह का आपने कहा कि सबका एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होता है जिसके दम पर वो अपने राजनीतिक साम्राज्य को बनाते हैं, मजबूत करते हैं और फिर बरकरार रखते हैं। 15 साल उस आदमी ने शासन किया। मुझे लगता है कि कोई भी रणनीतिकार या अध्येता सबसे पहले अपने दुश्मन की खूबियां जानने की कोशिश करता है ताकि उसको हरा सके। इसकी मजबूती क्या है? इवोबी सिंह की क्या मजबूती है? कैसे वो 15 साल तक टिके रहे? उनकी ग्राउंड पे जो पकड़ है, चाहे वो अपने संगठन की पकड़ हो या इश्यूज़ की पकड़ हो, वो काबिले तारीफ है।
अच्छा। जिस तरह से उन्होंने इनफैक्ट अनूप भूयान को आउटलुक में जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि 7 डिस्ट्रिक्ट अलग करने का जो मेरा जो पूरा कार्यक्रम था, इट वाज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। तो अगर कोई मुख्यमंत्री एक नेशनल मीडिया की पत्रकार को ये चीज़ खुलेआम कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल तक पॉलिटिकल रिस्क लेने को तैयार है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें, ये जो 2-3 चीज़ें थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और ये भी कहना मुश्किल नहीं होगा कि ज़्यादा तो इलेक्शंस नहीं देखे मैंने, पर इन 4 इलेक्शंस में जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स टकराए हैं उसमें से ईवोबी सिंह वाज वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो एंड क्या ये सही है कि कांग्रेस में हमने सुना है ऐसा, क्योंकि आपने मणिपुर की कमान या जो नेडा बनाया गया नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी सदारत हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं, जो असम के नेता हैं और जिनका एक बड़ा रोल माना जाता है असम की जीत में, तो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर काफ़ी चीज़ें बताई थी मीडिया को। शेखर गुप्ता से बात की थी और कहीं में कि साहब आप उनसे मिलने जाओ, शिकायत करने जाओ तो वो कुत्ता खिलाते रहते हैं या कुत्ता आके बिस्किट खा जाता है। तो अभी इनफैक्ट मणिपुर की चुनावी जीत के बाद एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी आई कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से कि आपने देखा है राहुल का कुत्ता कितना क्यूट है, मतलब ही वॉज ओके विद दिस कंपैरिजन। ईवोबी सिंह को कांग्रेस आला कमान का पूरा समर्थन हासिल था, कोई उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी? कांग्रेस और उनके बीच में क्या था मैं नहीं कह सकती, पर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हमारे बीजेपी के जब नेता वहाँ पर गए तो हमने दर्जन से ऊपर बार दौरा किया होगा हमारे शीर्ष नेताओं ने वहाँ पर, बट कांग्रेस से केवल एक व्यक्ति पूरे कैंपेन के दौरान आया, राहुल गांधी, और वो भी तब आए जब मणिपुर में मोदी जी की रैली हो चुकी थी। तो ये अपने आप में एक प्रमाण है, या फिर शायद उनके पहले आए, एक बार आए, वो भी तब जब अनाउंस हो गया था या मोदी जी जा चुके थे। तो कहने का मतलब वो बस एक प्रतीक के लिए आए कि भाई ठीक है मोदी जी आ रहे हैं तो मुझे चले जाना चाहिए वाले लिहाज से आए, बट अदरवाइज आई डोंट इवन थिंक कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थी वहाँ की पॉलिटिक्स। मैं मणिपुर पे लौटूंगा, एक विषयांतर सवाल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट राहुल गांधी? गड़बड़ क्या है? इफ शुभ्रास्ता हैज टू एडवाइस Rahul Gandhi, I will not advise Rahul Gandhi at all. He's one of those many people who exist in India in that particular age bracket. He's definitely not my neta, and I don't relate myself to Rahul Gandhi at all. अमित शाह ने भी कुछ दिनों पहले ऐसे ही जवाब दिया था, किसी ने उनसे पूछा कि आप राहुल गांधी को क्या सलाह देंगे, बोले मैं ये इकलौता काम जीवन में कभी नहीं करूंगा। नहीं, why should I advise anyone? It's a fictitious question. If he asks for your advice. No, he will not. I'm saying it's a fictitious question. हाँ. अगर शुभ्रास्ता से वो पूछते हैं कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, आप मेरी हेल्प करिए, the one advice you will give to him. Please help yourself. All right, so let's get back to Manipur. तो ईवोबी सिंह के रूप में आपके सामने एक तगड़ा प्रतिद्वंदी था, तो क्या स्ट्रेटजी थी जो असम से अलग थी, बिहार से अलग थी, लोकसभा चुनाव से अलग थी? नया क्या था? नया बहुत ज़्यादा नहीं था। हमने यही कोशिश की थी कि जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे मुद्दों से विषयांतर ना हो, और ये जो टसल हुआ था, जो प्रतिद्वंदी वाला जो भाव था, वो यहीं पर था कि कहीं ना कहीं नैरेटिव की टसल थी, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था और इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग भी था ये चीज़, क्योंकि वो बार बार मुद्दा हिल्स और वैली का लाना चाहते थे, वो बार बार मुद्दा ब्लॉकेड का लाना चाहते थे। क्या है ये मुद्दा, बताइए मेरे तो हिंदी भाषी दर्शकों को। पिछले 15 साल में मणिपुर में 600 से ऊपर बंद्स और ब्लॉकेड हो चुके हैं। आप खुद जानते होंगे कि अगर नोएडा को ब्लॉक कर दिया जाए कोई पर्टिकुलर ग्रुप अगर ब्लॉक करे तो क्या सिचुएशन होगी, पर मणिपुर में पिछले 15 साल में 600 ब्लॉकेड हुए, और जाहिर सी बात है कांग्रेस ही शासन में थी। लेकिन इस बार का जो ब्लॉकेड था, चूँकि नरेंद्र मोदी की सरकार है और बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो वो पूरा का पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ना चाहते थे। तो उनकी स्ट्रैटेजी ये थी, और हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम सीधे क्रक्स ऑफ द मैटर पे आएँ कि एक तो आप 600 ब्लॉकेड्स का हिसाब दो, और उससे पहले ये हिसाब दो कि आपके यहाँ 85% लोगों के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है, आपने क्यों मुहैया नहीं करवाया? आपके यहाँ 85%, बिल्कुल, ये प्रामाणिक डेटा है। उसके अलावा आपके यहाँ 8 लाख एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। आपने वो जो फिगर है वो डबल से भी ऊपर गई है जब से ईवोबी जी ने अपनी सरकार संभाली है। फिर मतलब मिस्टर ईवोबी इज़ नोन फॉर हिज कमीशंस, तो उनको मिस्टर 10% विकीलीक्स में
उनको 10% कह के संबोधित किया गया, तो आप इंटरनेशनली अक्लेम्ड है करप्शन के लिए। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी के जो मुद्दे होते हैं, हमने बस उसी को फोकस में ला करके वी केप्ट हिटिंग ऑन दैट। कोई सीएम कैंडिडेट आप लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया था? नहीं, वाई? ये पार्टी का निर्णय था। ये हम लोग इन सभी मुद्दों नहीं, पे मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि आप बहुत क्लोजली काम कर रही थी, तो जी। क्या कई दावेदार थे, जैसे यूपी में आप नहीं कहेंगी, मैं कह देता हूँ, मेरा दर्शक भी जानता है, कई दावेदार थे उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अच्छी रणनीति ये थी कि मोदी को आगे करके चुनाव लड़ा जाए, विकास के नाम पर, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर, एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर, बदलाव के नाम पर, और उसके बाद जब एक बार जनादेश आ जाए तो पार्टी तय कर ले। वैसे ही कुछ मणिपुर में भी था क्या? मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ सिचुएशन को, मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में मुद्दे इतने ज़्यादा इमोशनल थे और इतने ज़्यादा ज़मीन वाले मुद्दे थे कि जिससे भटक के पार्टी कोई और निर्णय नहीं लेना चाहती थी। हम केवल ब्लॉकेड और हिल्स वैली, इसके नैरेटिव को शिफ्ट करने में ही हमारा पूरा का पूरा फोकस था कि हम मणिपुर पे ही बात कर पाएँ और कांग्रेस को खारिज जनता करे। तो इस पे आपकी सबसे बड़ी, आपके हिसाब से अपीलिंग चीज़ क्या थी? जैसे यूपी में सिलेंडर बहुत बड़ा मुद्दा था, यूरिया एक बड़ा मुद्दा था, बिजली नहीं आती ये एक मुद्दा था। एक्चुअली मणिपुर, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो 2 स्टेट्स मैंने देखे, असम और मणिपुर, वहाँ पर एक एरिया में एक मुद्दा स्पेसिफिक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दूसरे एरिया में दूसरा मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है। मणिपुर में मुझे लगता है कि वैली जो सेंटिमेंट था, वैली में जो सेंटिमेंट था वो करप्शन, एंटी इनकम्बेंसी। वैली मतलब इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, थौबाल, थोड़ा सा आपने कहा चंदेल भी, ये वाला एरिया। हाँ, अच्छा, वो था। और जो हिल्स वाला एरिया था वो इतने कटे हुए थे वैली से भी, तो उन पे वो डेवलपमेंट वाला जो मुद्दा था वो और ज़्यादा हावी हो जाता था। तो मुझे लगता है ओवरऑल एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहाँ पे फेक एनकाउंटर्स बहुत बड़ा मुद्दा था। मतलब मणिपुर में फेक एनकाउंटर कौन करता है? स्टेट। ये बात इबोबी जी के अपने पुलिस अफसर ने बयान दिया था कि फेक एनकाउंटर्स करने के लिए स्टेट ने बेसिकली करवाया था, इट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड। उसके अलावा इबोबी सिंह का अपना बयान अपनी असेंबली में है, एलिमिनेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। और ये 15 He said it on record. He said it on record, it's a part of record। तो 1500 से ऊपर जिस स्टेट में फेक एनकाउंटर्स हुए हों, अफसा भी वहाँ पे कोई मुद्दा था? आफ्सपा वहाँ ग्राउंड पे कोई मुद्दा नहीं था, इट वाज नॉट एन इशू एट ऑल। क्योंकि वो एक बहुत आइकनिक तस्वीर भी है, आपने भी देखी होगी। बिल्कुल मैंने देखी है। इंडियन आर्मी रेप अस। जी, वो मुद्दा होगा, एक पर्टिकुलर टाइम में होगा। मैं उस समय नहीं थी, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स मेरी भी जो समझ बनी है वो मीडिया से ही बनी है, पर ग्राउंड पे आफ्सपा वाज नॉट एन इशू एट ऑल। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, मणिपुर में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले सरकार आर्मी को लिखती है। लोग चाहते हैं कि आर्मी इंटरवीन करके चीज़ों को सॉल्व करे। तो ये बहुत ड्यूअल। पुलिस पर भरोसा कम है? नहीं, पुलिस पे भरोसा कम है मैं ऐसा नहीं कहूँगी, पर आर्मी की मदद वो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आर्मी को अपने से अलग मानते हैं या उसके खिलाफ एक मूवमेंट है जो ग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, ऐसा मुझे तो नहीं समझ आया। एक आखिरी सवाल, थोड़ा पर्सनल थोड़ा पॉलिटिकल। असम चुनाव के बाद आप लोगों की शादी हुई और शादी के बाद जितना मेरी जानकारी है, एक होता है कि मियाँ बीवी हैं, घूमने जा रहे हैं, गृहस्थी जमा रहे हैं। आप लोग मणिपुर चले गए गृहस्थी जमाने के बजाय। नाउ यू गाइस आर बैक, आप बैक हैं, वो अभी भी वहीं हैं। व्हाट नेक्स्ट, पर्सनली एंड प्रोफेशनली? पर्सनली हम लोगों को मतलब यू गाइस गोना बी बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, अर्थशास्त्र ग्रुप ऑफ दिल्ली से चलेगा या ऐसे ही नहीं? अर्थशास्त्र ग्रुप क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। अर्थशास्त्र ग्रुप को अगर बाद में लगता है कि हाँ हम लोगों को और कैंपेन करना चाहिए, या अगर राम माधव जी या पार्टी अगर कहती है कि आपको कोई और कैंपेन संभालना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वी आर ओपन टू इट, क्योंकि हमारा काम चुनाव संभालना, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। वी एक्चुअली आर एक्टिव लर्नर्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो किस दृष्टि में वो आगे जाएगा मुझे नहीं पता। तो दैट इज़ वन। पर्सनली कभी हम लोगों को ये फील भी, मतलब शादी वॉज जस्ट फॉर आई नो इफ आवर पेरेंट्स आर वाचिंग इट विल बी अ प्रॉब्लम, बट शादी वॉज मोर लाइक एन इवेंट फॉर अस कि अच्छा ये काम है वो उन्होंने निपटाओ। हाँ, तो वो चीज़ था। हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और प्रोफेशनली तो मैं इंडिया फाउंडेशन के साथ हमेशा से जुड़ी हुई हूँ, और इंडिया फाउंडेशन में मेरे काम है, आई एम द असिस्टेंट एडिटर ऑफ द जर्नल विच कम्स, अ बाई मंथली जर्नल विच कम्स आउट।
उसको एक विस्तृत रूप देने का एक प्लान है हमारा। मैं उस पर काम कर ही रही हूँ। इंडिया फाउंडेशन के और भी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं हिस्सा लेती रहती हूँ। तो प्रोफेशनली आई एम प्रिटी मच सेटल्ड। बीजेपी के अलावा कभी किसी और के लिए रजत सेठी या शुभ रास्ता काम कर सकते हैं, कोई रजत संभावना सेठी है? के बारे में तो मैं नहीं कहूँगी, बट नाउ यू गाइस आर लाइक कंबाइंड यूनिट। या नहीं, आई डोंट थिंक कि हम लोग आइडियोलॉजिकली किसी और के साथ रिलेट कर पाते हैं। मतलब कोई और अप्रोच ना करे ये वीडियो देखने के बाद। विच इज़ वेरी वेरी क्लियर कि हम लोग आइडियोलॉजिकली वी जस्ट डोंट रिलेट टू एनी अदर पॉलिटिकल स्ट्रीम ऑफ थॉट। नीतीश कुमार भी नहीं? Okay. Nitish Kumar as a person, as a politician, I really admire him a lot. I can go on I am on record saying this. पर नीतीश कुमार with लालू is I can't take that combination. वही मैं कह रही हूँ, वो stream of thought है जिसको मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। चलिए, मैंने कहा था आखिरी सवाल, पर आखिरी सवाल अब बदल गया है। फेसबुक पे आप खूब एक्टिव हैं, और आप और ललन टॉक की एक और राइटर, और जिसको हम लोग कहते हैं ललन टॉक की एक और चहेती राइटर और रीडर अनु, आप लोगों के बीच बहुत सार्थक किस्म का संवाद भी हो रहा था। दक्षिण पंथ, वाम पंथ, इन सब के बीच में औरत की स्थिति, आज़ादी और असहमति, इन सब चीज़ों को लेके ABVP को लेकर भी बहुत सारी बात हो रही थी, वीडियो ब्लॉगिंग की जा रही थी। मुझे बहुत रचनात्मक भी लग रहा था कि रादर देन अब्यूजिंग ईच अदर और ब्लॉकिंग ईच अदर, बातचीत हो रही, जिसकी हम लोग हमेशा इस न्यूज़ रूम में हिमायत करते हैं। आपको क्या लगता है कि राइट विंग के नैरेटिव में, मौजूदा पॉपुलर नैरेटिव में किस तरह की तब्दीलियां की जानी चाहिए? जैसे अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनकी वेबसाइट पे या उनके पिछले जो बयान हैं महिलाओं को लेकर, उन सब पर बात हो रही है। तो एक तरीका तो यह है शुभ रास्ता कि सिरे से कह दिया जाए कि मीडिया का एक सिरा पचा नहीं पा रहा है और इसलिए इस तरीके के बयान बताए जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हर इल्ज़ाम या हर इस तरीके का राजनीतिक हमला आत्मरीक्षण का भी तो एक मौका होता है। राइट विंग की जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसमें किस तरीके की तब्दीलियों की संभावना या ज़रूरत है आपके हिसाब से? मुझे लगता है ये केवल राइट विंग और लेफ्ट विंग की बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मुझे लगता ही नहीं है कि भारत में राइट और लेफ्ट जैसा कोई एक दो खेमे हैं। कैंपस में तो हैं कई जगहों पर, वहाँ भी एकेडमिक्स में, कैंपस में। ऐसा क्यों होता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले को हिंदू पढ़ने के लिए कहा जाता है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर वो राइट है या नहीं, एंटी लेफ्ट जो नैरेटिव है इंडिया का, वो राइट है या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर इकोनॉमिकली हम देखें तो इंडिया में कोई केवल राइट हो ही नहीं सकता। उसकी पूरी राजनीतिक पूंजी भस्म हो जाएगी अगर वो राइट हो जाए पूरी तरह तो। और कल्चरली आई थिंक भारत का हर व्यक्ति थोड़ा ना थोड़ा कल्चरली राइट होगा ही। थोड़ा धार्मिक होगा, थोड़ा आध्यात्मिक क्योंकि होगा, हमारी थोड़ा परंपराओं से जुड़ा होगा। बिल्कुल, हमारी जो पूरी परंपरा है वो धार्मिक परंपरा है। अगर हम नास्तिकता भी अपनाते हैं तो हम धर्म से लॉजिक ढूंढ कर नास्तिकता मतलब हम अपनी नास्तिकता को भी धार्मिक दृष्टिकोण से जस्टिफाई करते हैं। तो मुझे लगता है धर्म प्रधान देश में एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट लेफ्ट होना, इट्स अ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। वो हम अपने आप पर थोपना नहीं चाहिए। जहाँ तक नैरेटिव में संशोधन की बात है, मुझे लगता है दोनों तरफ को, जो भी दो तरफ के जो गुट हैं, थोड़ा सा कामनेस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि शोर शराबे में ब्लॉक अनब्लॉक और काल्पनिक कथाओं से नैरेटिव नहीं बनता कभी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक नेता, वो कोई भी नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, उसके दो काम होते हैं। आज मैंने स्टेटस डाला है फेसबुक पे इसी चीज़ को लेकर। पहला काम होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एहसास की प्रतिध्वनि बनना, और दूसरा जो पक्ष होता है वो होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक दृष्टि देना, एजुकेट करना। अब इन दोनों के बीच का जो खाई है, क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हो सकता है आपके जैसा पढ़ा लिखा ना हो सकता है वो आपके जैसे लेफ्ट सेंट्रिक एलीट किस्म की भाषा में अपनी बात नहीं रख सकता, हो सकता है उसके पास 9 to 10 का प्राइम टाइम का शो नहीं हो, लेकिन हर वो बात जो कह रहा है वो ट्रोल हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपको विषय के थोड़ा सा गहराई में जाने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। तो ये इन दोनों के बीच का जो विवाद है, इन दोनों के बीच का जो खाई है, वहीं से मुझे लगता है विवादास्पद बयान आते हैं, वहीं से एक नैरेटिव बनता है कि फलाना व्यक्ति लाल सलाम वाला है और फलाना व्यक्ति भगवाधारी है। तो मुझे लगता है कि रंगों के राजनीतिकरण और रंगों के कम्युनलाइजेशन के बियॉन्ड हमें इश्यूज़ पे फोकस ज़्यादा करना होगा। लड़कियों के लिए बेहतर वक्त राजनीति में आने का हमेशा से बेहतर रहा है, हमेशा से बेहतर अगर हमेशा से बेहतर रहा तो क्यों नहीं आई लड़कियां अभी तक राजनीति में इतनी?
बेहतर इन द सेंस कि अपॉर्चुनिटीज खुद लेनी पड़ती हैं। ये जो है ना कि आज के बाद बेहतर होगा, ऐसा भी नहीं है। हम पितृसत्तात्मक समाज में हैं और पितृसत्तात्मक समाज में आगे भी रहेंगे। अगर हम आज 4-5 लोग अगर ये कहते हैं कि हम उस बेड़ियों को पार कर गए, ठीक है, पर हमारे बियॉन्ड जो 95% लोग हैं वो नहीं पार कर पाए। तो हम हो सकता है पितृसत्ता से आगे बढ़ जाएं, पर हमारे पीछे जो मेरे ही उम्र की काफ़ी सारी लड़कियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। वो लड़कियां जो ये वीडियो देख रही हैं वो शुभ रास्ता से ये जानना चाहती हैं, अगर वो इस तरीके की पॉलिटिकल फील्ड में किसी भी रोल में आना चाहती हैं, व्हाट्स योर मैसेज टू देम? क्योंकि राजनीति को सिनेमा से भी ज्यादा गंदा माना जाता है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नो है। बिल्कुल आना ही पड़ेगा, लड़कियों को भी, युवाओं को भी, सिर्फ लड़कियों को क्यों, युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा। बिकॉज अभी जो संसद में जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, हम जानते हैं वो डेटा बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, 13%, 11% इज़ अबिस्मल। और जब तक हम अपने निर्णयों की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में छोड़ेंगे जो खुद 55, 60, 70 की उम्र का हो, तो फिर आशा अपेक्षा रखना भी व्यर्थ है। और सेम चीज़ महिलाओं के साथ लागू होती है। तो मुझे लगता है आगे तो आना ही चाहिए, आगे आना ही चाहिए। ये थी, हैं और रहेंगी शुभ रास्ता। और एक चीज़ जो मैंने इस इंटरव्यू में इनसे सीखी और आप लोग भी सीखिए, पत्रकार खास तौर पे सीखें, कभी मैं उनको संबोधित नहीं करता हूँ। हम लोग इस भ्रम में जीते हैं, कुछ संपादकीय, कुछ किताबें, कुछ जुमले, कुछ विचारधाराएं पढ़ के हमें सब पता है। जनता मूर्ख है, जनता जाहिल है, वो धर्म के नाम पे बिक जाती है, जात के नाम पर बिक जाती है। इसी छद्म समझ की वजह से हम लोग ज़मीन पे जाके जनादेश को नहीं भांप पाते हैं। इसी छद्म समझ के चलते हम न्यूज़ रूम में बैठ के फतवे जारी कर देते हैं कि फलाना जीत रहा है, फलाना हार रहा है। अमेरिका को भी ऐसे ही भ्रम था, वो जनादेश लोगों के गुस्से को नहीं समझ पाए, ट्रंप के हारने की भविष्यवाणियां करते रहे, ट्रंप जीत गया। आप चाहे तो इसे एक व्यक्ति की, उसके उन्माद की, उसके जुमलों की जीत कह के खारिज कर दें, लेकिन ये आपकी हार है अगर आप खारिज कर देते हैं। मैं बार बार, जैसे साहित्य के संदर्भ में ये बात होती है कि आप कह सकते हैं साहब ये कौन से लोग हैं जो सुरेंद्र मोहन पाठक पढ़ते होंगे या सरस सलेल पढ़ते होंगे, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप जानें कि ये कौन से लोग हैं जो पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और जो दूसरा साहित्य है या राजनीति के मामले में जो दूसरा पॉलिटिकल नैरेटिव है, चाहे वो लेफ्ट का हो, चाहे समाजवाद का हो या मौजूदा वक्त में कांग्रेस का हो, वो क्यों जनमत को लुभा नहीं पा रहा है। संशय बना रहना बहुत ज़रूरी है। खुले हाथ से जनता की तरफ, ज्ञान की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। इसी नोट पर ये बातचीत ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि dilalantop.com के न्यूज़ रूम में एक और शख्सियत आएगी, वो साहित्य से जुड़ी हो सकती है, समाज से, राजनीति से, सिनेमा से, और इसी तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी निर्मिति, उनके सबक और उनके अनुभव आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे अमितेश सिन्हा। शुक्रिया।